शेयर बाजार में ना इन्वेस्ट करने वालों का एक अल्टीमेट सपना होता है, एक ऐसा होली ग्रेल जिसे हर कोई पाना चाहता है। वो सपना है किसी भी शेयर को उसके बिल्कुल निचले स्तर पर, मतलब एकदम एब्सोल्यूट बॉटम पर खरीदना और फिर उसे उसके सबसे ऊंचे पीक पर बेचना। हाँ, थियरी में तो ये बहुत ही परफेक्ट और आसान लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम इसी सबसे लोकप्रिय धारणा का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का मनोविज्ञान। और इसके लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स चुना है। सही कहा। इस चर्चा के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो द ट्रेडिंग जॉब द्वारा 23 फरवरी 2026 को पब्लिश किया गया एक बहुत ही शानदार ब्लॉग पोस्ट है। इसका शीर्षक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, व्हाई कैचिंग द बॉटम इज अ फूल्स गेम। ये टाइटल ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। हाँ, मतलब हमारा मिशन ही आज ये समझना है कि किसी शेयर को उसके बिल्कुल निचले स्तर पर पकड़ने की कोशिश करना असल में एक बहुत भयानक गलती क्यों है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे कम कीमत पर खरीदना और सबसे ज्यादा कीमत पर बेचना, ये एक ऐसा मिथक है जिस पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन द ट्रेडिंग जॉब का ये आर्टिकल कुछ और ही कहानी बयान करता है। बिल्कुल, और ये एक ऐसी कहानी है जो शायद कई अग्रेसिव इन्वेस्टर्स को पसंद ना आए। एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि कोई भी व्यक्ति लगातार बॉटम पर खरीदारी और टॉप पर बिकवाली नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। जी, कोई भी नहीं। अगर कोई दावा करता है कि वो ऐसा कर सकता है तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर पूरी तरह से अपनी किस्मत के सहारे हैं। बॉटम पकड़ने की कोशिश करना कोई साउंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है। ये पूरी तरह से इंसान के अहंकार और लालच द्वारा प्रेरित होता है। अहंकार और लालच, ये काफी भारी शब्द हैं। लेकिन सच है। द ट्रेडिंग जॉब का ये गॉब बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को सामने रखता है कि एमेच्योर इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है कि प्रोफेशनल्स को ये पता होता है कि उन्हें मार्केट में हीरो नहीं बनना है। लेकिन यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो आता है दिमाग में। अगर हम बिल्कुल निचले स्तर पर नहीं खरीदेंगे तो हम अपने प्रॉफिट मार्जिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो टेबल पर ही छोड़ देंगे ना। यही तो वो सोच है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाती है। हाँ, मतलब हर कोई ये तो कहता है कि जब मार्केट क्रैश हो रहा हो तब सस्ते में खरीदारी करनी चाहिए। वॉरेन बफे का भी तो कोट है कि जब सब डरे हों तब लालची बनो। तो फिर बॉटम पकड़ना अहंकार कैसे हो गया? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि सस्ते में खरीदना और गिरते हुए चाकू को पकड़ना, इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक लेकिन बेहद खतरनाक लाइन होती है। गिरता हुआ चाकू सेकंड को पहचान सकता है जब मार्केट पलटने वाला है, जबकि असल में किसी को नहीं पता होता। एकदम सही। जब मार्केट क्रैश होता है या जब कोई खास सेक्टर धराशायी होता है तो असल में उस वक्त पर्दे के पीछे पैनिक हावी होता है। उस मैसिव सेल ऑफ के दौरान एक बहुत ही अनोखी मनोवैज्ञानिक घटना घटती है। वो क्या? मार्केट के सबसे निचले स्तर पर अच्छे शेयरों और बुरे शेयरों के बीच का फर्क पूरी तरह से मिट जाता है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। मतलब एक अच्छी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, वो भी वैसी दिखेगी जैसी एक दिवालिया होने वाली कंपनी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब सड़कों पर खून बह रहा होता है, यानी जब मार्केट में हर तरफ भारी नुकसान और डर का माहौल होता है, तब तार्किक सोच खिड़की से बाहर फेंक चुकी होती है। पैनिक सेलिंग। हाँ, उस वक्त एल्गोरिदम, हेज फंड्स और डरे हुए रिटेल इन्वेस्टर्स बिना किसी भेदभाव के बस अपना माल बेच रहे होते हैं। मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो रही होती हैं। द ट्रेडिंग जॉब ने इसे बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है कि ऐसे माहौल में एक ऐसी कंपनी जो स्ट्रक्चरली फ्लॉड है, जिसका बिजनेस मॉडल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल, उसका चार्ट भी तेजी से नीचे गिरता है। और ठीक उसी समय एक ऐसी शानदार कंपनी जिसके पास भारी नकद भंडार है और जो अपने सेक्टर की लीडर है, उसका चार्ट भी उसी गति से नीचे की तरफ गोता लगा रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस भारी बिकवाली के दौरान मार्केट ये नहीं देख रहा होता कि किस कंपनी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है, वो बस लिक्विडिटी खोज रहा होता है। एकदम सही पकड़े आप। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हवा में गिरते हुए किसी तेज धार वाले चाकू को नंगे हाथों से पकड़ने की कोशिश करना। ये नहीं पता होता कि हत्था हाथ में आएगा या सीधे धार। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। उस गहरे अंधेरे में, मार्केट बॉटम की उन गहराइयों में केवल और केवल डर होता है, स्पष्टता बिल्कुल नहीं होती। और लोग इसी अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ऐसे माहौल में अगर ये अनुमान लगाने की कोशिश की जाए कि बस यही सबसे निचला स्तर है, तो ये जुआ खेलने जैसा है। प्योर लक।
हो सकता है कि किसी किस्मत वाले दिन कोई बेहतरीन कंपनी बहुत भारी डिस्काउंट पर मिल जाए, लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी संभावना है कि कोई ऐसी कंपनी खरीद ली जाए जो अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से जीरो होने वाली हो। क्योंकि उस सटीक क्षण में डेटा इतना अस्त-व्यस्त और क्योटिक होता है कि एक संभावित विनर और लूजर के बीच अंतर करना सच में असंभव हो जाता है। जी, वहां कोई रैशनल एनालिसिस काम नहीं आता। तो इस सबका क्या मतलब है? अगर एक गिरते हुए बाजार में निचले स्तर पर खरीदारी करना इतना ही खतरनाक और जोखिम भरा है, तो फिर सही समय क्या है? यही सबसे अहम सवाल है। क्योंकि अगर हम गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ेंगे तो वो चाकू जमीन पर गिरेगा। उसके बाद क्या? स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली तरीका क्या है? यहीं पर बॉटमिंग आउट सेटअप की अहमियत सामने आती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स गिरते हुए बाजार में सटीक बॉटम की भविष्यवाणी करने की कोशिश कभी नहीं करते। वे धूल छंटने का इंतजार करते हैं। डस्ट टू सेटल। हाँ, जब कोई शेयर गिरना बंद कर देता है तो वो तुरंत रॉकेट की तरह सीधा ऊपर नहीं जाता। वी शेप्ड रिकवरी बहुत दुर्लभ होती है मार्केट में। शेयर को एक बेस बनाने का समय चाहिए होता है। इस बेस बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा और डिकोड करते हैं। क्या ये वो समय है जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो जाती है और शेयर एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करने लगता है? जी, और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। ये वो समय होता है जब वीक हैंड्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं। वीक हैंड्स मतलब वो इन्वेस्टर्स जो डर के मारे शेयर पकड़े हुए थे, जो बस ये दुआ कर रहे थे कि थोड़ा सा बाउंस आए और वे अपना नुकसान बुक करके निकल जाएं। बिल्कुल। जब शेयर बेस बनाता है, महीनों तक कहीं नहीं जाता, तो ये डरे हुए इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेट होकर अपना माल बेच देते हैं। और उनका माल खरीदता कौन है? उसी दौरान स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मनी चुपचाप उन शेयरों को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। वे एक साथ बड़ी खरीदारी करके प्राइस को ऊपर नहीं धकेलते, वे धीरे धीरे जमा करते हैं ताकि मार्केट को भनकने लगे। सही कहा। इस वजह से शेयर का प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट होने लगता है। यही वो बॉटमिंग आउट सेटअप है जिसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू आता है। जब हम इस बेस के बनने का और स्टॉक के वापस ऊपर मुड़ने का इंतजार करते हैं, तब इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रिगर होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये तो हर इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे ही स्टॉक गिरना बंद करके 5 या 10% ऊपर उठता है, दिमाग चीखने लगता है, अगर अभी नहीं खरीदा तो ये रैली छूट जाएगी, मैं तो इसे बॉटम पर खरीद सकता था, अब ये महंगा हो गया है। वो रिग्रेट बहुत जल्दी हावी होता है। तो इस साइकोलॉजिकल दबाव से, इस फोमो से कैसे डील किया जाए? क्योंकि ये दबाव बहुत रियल होता है स्क्रीन के सामने बैठकर। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका जवाब बहुत ही तार्किक और गणितीय है। मार्केट को अपने पत्ते खोलने का पूरा मौका देना चाहिए। एक नई बुल रन का शुरुआती 10% या 15% हिस्सा छोड़ देना कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है? नहीं, इसे एक इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह देखना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब वो कीमत जो हम सुरक्षा के लिए चुकाते हैं? बिल्कुल। लेकिन शेयर बाजार में 10% रिटर्न छोड़ना तो काफी चुभने वाली बात हो सकती है। क्या ये प्रीमियम वाकई इतना जरूरी है? इसे इस तरह से देखना चाहिए। मान लीजिए कि एक शेयर 100 रुपए से गिरकर 50 रुपए पे आ गया है। उसे 50 पे पकड़ने की कोशिश करना गिरता हुआ चाकू पकड़ना है। हाँ, वो हमने अभी डिस्कस किया। हो सकता है वो 20 रुपए तक चला जाए, वहां 60% कैपिटल साफ हो जाएगा। इसके बजाय उसे 50 पर बेस बनाने देना चाहिए। ठीक है, मतलब हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जब वो 55 या 60 रुपए पर आकर ये साबित कर देता है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और नया अप ट्रेंड शुरू हो गया है, तब एंट्री लेनी चाहिए। हाँ, मतलब 50 से 60 के बीच का मूवमेंट मिस कर दिया, लेकिन जो 5 या 10 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम चुकाया, उसने उस 50 से 20 तक के विनाशकारी गिरावट से बचा लिया। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। ये वो बीमा किश्त है जो इस बात के कंफर्मेशन के लिए चुकाई जाती है कि ट्रेंड सच में पलट चुका है। जल्दी कूदकर आधा कैपिटल गंवाने से बेहतर है कि थोड़ा प्रीमियम देकर एक सुरक्षित और लंबे अप ट्रेंड की सवारी की जाए। यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। इस डीप डाइव की तैयारी करते हुए द ट्रेडिंग जॉब के उस ब्लॉग में एक हिस्सा था जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं समझ रही हूँ आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं। वो जो नवजात शिशु वाला उदाहरण था ना, वो स्टॉक सिलेक्शन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इस एनालॉजी के हिसाब से सोचकर देखा जाए तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पूरी तरह से एक कोरी स्लेट होता है, एक ब्लैंक स्लेट।
ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। बिल्कुल। जब अस्पताल में किसी नवजात बच्चे को देखा जाता है तो दुनिया का कोई भी विशेषज्ञ, चाहे वो कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अरे वाह, ये बच्चा आगे चलकर एक शानदार इंजीनियर बनेगा या ये बच्चा तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा। कोई भी नहीं बता सकता। जन्म के समय सभी बच्चे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। वे सिर्फ सोते हैं, रोते हैं और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं। उस वक्त किसी भी बच्चे के भविष्य का अनुमान लगाना असंभव है। ब्लॉक के अनुसार यह स्थिति शेयर बाजार में किसी स्टॉक के अपने सबसे निचले स्तर पर होने के बिल्कुल समान है। और यही वो जगह है जहां इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे उस नवजात शेयर को देखकर उसके भविष्य के महान रिटर्न की कल्पना करने लगते हैं, जबकि उस शेयर ने अभी तक कुछ भी साबित नहीं किया होता है। बिल्कुल। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे तस्वीर साफ होने लगती है। जब वो बच्चा 10 या 12 साल का होता है तब एक पैटर्न सामने आने लगता है। उसकी ताकत क्या है, उसका वर्क एथिक्स कैसा है, उसमें कोई प्राकृतिक टैलेंट है या नहीं। उस 10-12 साल की उम्र में पहुंचकर उसके भविष्य की दिशा का अनुमान लगाना काफी आसान हो जाता है। शेयर बाजार भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि शेयरों को भी बड़ा होने का मौका देना चाहिए। लेकिन एक शेयर के 10-12 साल के बच्चे बनने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम चार्ट्स पर या डेटा में किन चीजों को देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ, अब ये शेयर मैच्योर हो गया है और इसमें निवेश किया जा सकता है? एक शेयर के बड़े होने का मतलब है उसका प्राइस एक्शन और उसके फंडामेंटल्स का कंफर्मेशन। जब वो गिरना बंद कर देता है तो उसे चार्ट पर एक स्पष्ट पैटर्न बनाने देना चाहिए। हायर हाइज और हायर लोज बनने देने चाहिए। और फंडामेंटल्स के मोर्चे पर उसकी कम से कम 1 या 2 अर्निंग्स रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट उस संकट से कैसे निपट रहा है। मतलब मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है और वो क्या एक्शन ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये देखना चाहिए कि जब मार्केट में कोई व्यापक बुरी खबर आती है तो वो शेयर उस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब अगर ओवरऑल मार्केट गिर रहा है लेकिन वो पर्टिकुलर शेयर अपनी जगह पर मजबूती से टिका हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर बुरी खबर आने पर भी वो शेयर फिर से पैनिक में नहीं गिरता बल्कि अपनी होल्डिंग बनाए रखता है या थोड़ा ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आ चुका है। जो लोग उसे बेचना चाहते थे वो बेच चुके हैं, अब सिर्फ खरीदार बचे हैं। बिल्कुल। जब कोई शेयर अपने इस नए अपवर्ड ट्रेंड में ये परिपक्वता और मजबूती दिखाने लगे, निवेश केवल तभी किया जाना चाहिए। आपको उस बच्चे को तब तक स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अपनी मार्कशीट में ये ना दिखा दे कि वो सच में काबिल है। एकदम परफेक्ट समरी। ये बहुत ही सुरक्षित और लॉजिकल नजरिया है। लेकिन चलिए इसे थोड़ी और वास्तविकता की कसौटी पर कसते हैं। बताइए। मान लीजिए किसी ने इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया। उसने धूल छटने का इंतजार किया, बॉटमिंग आउट सेटअप देखा, 10% का इंश्योरेंस प्रीमियम भी खुशी खुशी दे दिया और उस शेयर को 10-12 साल का होनहार बच्चा भी साबित होने दिया। सब कुछ बाय द बुक किया। हाँ, तो क्या इतना सब करने के बाद सफलता की 100% गारंटी मिल जाती है? क्या इसके बाद नुकसान होना नामुमकिन हो जाता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। शेयर बाजार में कुछ भी कभी भी 100% निश्चित नहीं होता है। चाहे आपका सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। चाहे वो कितना भी परफेक्ट हो, भले ही कोई कंपनी स्कूल के उस स्ट्रेट ए स्टूडेंट की तरह होनहार दिख रही हो जो हमेशा हर विषय में टॉप करता है, फिर भी अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं। जैसे कोई बड़ी क्राइसिस। हाँ, ब्लैक स्वॉन घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कोई वैश्विक महामारी, कोई बड़ा भू राजनीतिक संकट या आर्थिक आपदाएं जिनकी किसी ने कल्पना भी न की हो। या फिर कोई इंटरनल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। कंपनी का मैनेजमेंट अचानक कोई बहुत बड़ी गलती कर दे, कोई फ्रॉड सामने आ जाए या फिर कोई नया कॉम्पिटिटर आकर पूरे इंडस्ट्री के काम करने का तरीका ही बदल दे। डिसरप्शन। हाँ, ऐसे में वो होनहार बच्चा भी तो रास्ता भटक सकता है। बिल्कुल भटक सकता है। और यही कारण है कि हम स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सफल स्टॉक सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास भविष्य देखने वाली कोई जादुई क्रिस्टल बॉल है। कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। ये हमेशा सही होने के बारे में है ही नहीं। ये असल में संभावनाओं के प्रबंधन का विज्ञान है। इसे मैनेजिंग प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। मैनेजिंग प्रोबेबिलिटीज मतलब अपने जीतने के चांस को बढ़ाना और हारने के इम्पैक्ट को कम करना। एकदम सही।
जब बॉटम पकड़ने की कोशिश की जाती है तो जीतने की संभावना शायद 10% होती है और हारने की 90%। बहुत खराब ऑड्स हैं। लेकिन जब सेटअप का इंतजार किया जाता है और कंफर्मेशन के बाद एंट्री ली जाती है तो वे संभावनाएं अपने पक्ष में आ जाती हैं। हो सकता है तब जीतने की संभावना 60 या 70% हो जाए और नुकसान का दायरा भी डिफाइन हो जाता है। बिल्कुल। द ट्रेडिंग जॉब का मुख्य संदेश यही है कि अनिश्चितता से भागने या उसे इग्नोर करने के बजाय उसे अपनाना सीखना चाहिए। बॉटम का अनुमान लगाना छोड़ देना चाहिए, सही सेटअप का इंतजार करना चाहिए और इस इनहेरेंट अनिश्चितता को गेम का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के इस बेहद रोचक चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को अगर समेटा जाए तो द ट्रेडिंग जॉब के इस बेहतरीन एनालिसिस से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि गिरते हुए बाजार में सबसे निचले स्तर का अनुमान लगाना छोड़ देना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है। ये एक ऐसा भ्रम है जिसमें इंसान का अहंकार उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो मार्केट से ज्यादा स्मार्ट है। बॉटम कैचिंग की इस रेस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर अपना भारी नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि वे मार्केट से लड़ रहे होते हैं। इसके बजाय सही और मजबूत सेटअप का इंतजार करना, अपनी भावनाओं पर काबू पाना, उस फोमो को दरकिनार करना और बाजार की अंतर्निहित अनिश्चितता को एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग की निशानी है। इसमें मैं अपनी एक अंतिम टिप्पणी ये जोड़ना चाहूंगी कि इन सब के केंद्र में जो सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चीज है वो है धैर्य, पेशेंस। हाँ, बिना धैर्य के कोई भी सेटअप या स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती। शेयर बाजार में धैर्य ही संपत्ति निर्माण का असली इंजन है। आज की ये चर्चा सिर्फ चार्ट पैटर्न्स या फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजी के बारे में है। ये हमें ये भी सिखाती है कि आज के इस दौर में जहां हर सेकंड सूचनाओं की बाढ़ आती रहती है और पैनिक बहुत जल्दी फैलता है, उस शोर शराबे के बीच शांत रहकर बिना घबराए सही और तार्किक निर्णय कैसे लिए जाएं। मजबूत मनोविज्ञान ही किसी भी सफल इन्वेस्टर की असली पूंजी होती है। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार सामने आता है। इस पर हमने चर्चा के दौरान सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन ये विचार द ट्रेडिंग जॉब के विश्लेषण के उसी डरावने अंधेरे से जन्म लेता है। वो कौन सा विचार है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यदि मार्केट क्रैश के उस सबसे निचले और खौफनाक स्तर पर, जहां घबराहट और एल्गोरिदम के कारण एक शानदार मजबूत कंपनी और एक दिवालिया हो रही कंपनी के बीच का अंतर पूरी तरह से मिट जाता है, जहां सब कुछ एक जैसा दिखता है। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी भी वित्तीय संकट के चरम बिंदु पर एक अच्छी कंपनी की परिभाषा ही इंसानी भावनाओं के शोर में कुछ समय के लिए अस्तित्वहीन हो जाती है? ये बहुत ही गहरी बात है। क्या उस सबसे निचले स्तर के सटीक क्षण में किसी कंपनी की असल वैल्यू उसके बैलेंस शीट या नकद भंडार में नहीं, बल्कि उसे स्क्रीन पर देखने वाले इंसानों की डरी हुई मनोवैज्ञानिक स्थिति में कैद होकर रह जाती है? जब डर ही वैल्यू डिसाइड करने लगता है। अगर ऐसा है तो बाजार में असल में मूल्य या वैल्यू का निर्माण कौन कर रहा है? कंपनी के ठोस फंडामेंटल्स या फिर हमारा अपना सामूहिक दिमाग? ये एक ऐसा सवाल है जो बाजार की गहराई को और वैल्यू इन्वेस्टिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल ही नए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। सच में ये काफी सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस डीप डाइव में गहराई तक जाने के लिए और बाजार के मनोविज्ञान को समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।